सामने आते ही छवि उभरती है शोक चटक रंगों की, चटपटे खाने की और समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की। लेकिन इसके अलावा भी गुजरात का एक और रंग है जो पूरे विश्व में बखूबी छा रहा है। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है और गुजरात का योगदान उसमें सबसे ज़्यादा है। और गुजरात के ही ज़िले बनासकांठा की अगर हम बात करें तो ये एशिया का दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा ज़िला बनकर उभरा है। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत यहाँ पर हुई थी वो अब एक बड़े रंग पर पूरी दुनिया में छाती हुई दिखाई दे रही है और उसकी धारक है यहाँ की महिलाएं, जो किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं, घर भी संभालती हैं और एक बड़े पैमाने पर अब दूध की व्यवसायी भी बन चुकी हैं। दुग्ध क्रांति की एक ऐसी ही सिपाही से आज हम आपका परिचय कराएंगे कर्तव्य पथ में। भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 2014 से लेकर 2022 तक 51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में देश में दूध का उत्पादन 22 करोड़ टन तक पहुंच गया और इसमें सबसे बड़ा और अहम योगदान है बनासकांठा का, क्योंकि पानी की कमी के कारण ये इलाका कभी सूखे की चपेट में था, अभावग्रस्त माना जाता था। लेकिन आज यहाँ दूध की नदियां बहने वाली कहावत सच साबित हो रही है और इसका कारण है किसानों ने पशुपालन का रुख किया, दूध का व्यवसाय किया और बनासकांठा को देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन का जिला बना दिया और जिसमें महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। बनासकांठा जिले के गांव में हम मौजूद हैं। मधुबेन हमारे साथ हैं जिनके साथ हम आज पूरा दिन रहेंगे। इनका एक बड़ा व्यवसाय है दूध का और ये इन्हीं का पशु फार्म है। पशुपालन का भी एक बड़ा लंबा इनका अनुभव है, लंबे समय से पशुपालन का काम कर रही हैं। मधुबेन, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप पशुपालन का काम कर रही हैं? हम 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल से? 7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा है इन 7 सालों में? बहुत बदलाव देखा है। पहले तो 4 थे, फिर 10 हुए पशु, फिर हमने अच्छा लगा, बहुत प्यार भी हुए पशु से, इसलिए हमें 40 है हमारे पास। जो हमको डेयरी से वो मशीन दोने का मशीन का मिला सब्सिडी से, वो कटर का मशीन मिला, हमारा काम बहुत आसान हो गया, इसलिए हमें ज़्यादा पशु करें। अब अभी तो बहुत फ़ायदा है। मधुबेन की सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। घर पर चाय नाश्ता बनाकर अपने बड़े बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर ये 4:30 बजे अपने पशु फार्म पर निकल जाती हैं, वो भी खुद ड्राइव करके। सफाई से लेकर दूध निकालने तक का पूरा काम इनकी निगरानी में होता है। 4:30 बजे उठते हैं, फिर चाय बनाते हैं, बच्चे के लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर फार्म पे आते हैं। जो हमारे हेल्पर तो है ही, उनके साथ उनके भी हेल्प करते हैं, फिर वापस जाते हैं, घर का सारा काम संभालते, फिर वापस आ जाते हैं 4 बजे तक। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? कितने परिवार के सदस्य हैं आपके? हमारे परिवार में 6 लोग बड़े हैं, वो 3 बच्चे भी हैं। वो हमारा हस्बैंड से हम पति पत्नी 2 है, हमारे सास ससुर है, देवर देवरानी है, हमारे 2 भाइयों के 3 बच्चे भी हैं, सब साथ में ही रहते हैं। सब साथ में रहते हैं, एक बड़ा परिवार है आपका। तो इसकी जिम्मेदारी निभाना पशुपालन के साथ साथ एक कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है कि आप घर को भी देखती हैं, सुबह 4 बजे आप उठ जाती हैं, उसके बाद आप घर का काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं तैयार हाँ, करके? तैयार करके बच्चों को स्कूल भी भेजती है, वापस आने के उनके भी खाना बना के खिलाते हैं, सब संभाल लेती है। तो यहाँ पर जो आपका ये पशु फार्म है, इसमें आप कितना टाइम देते हैं? हम 2 घंटा सुबह में देते, शाम को 4 से 5 घंटे शाम को आते दिन में, दोपहर के घर पे रहते हैं, सब घर का काम सारा संभालना पड़ता है, इसीलिए। सुबह के 2 घंटे यहाँ पे जो होते हैं वो आपके किन-किन काम? सुबह आते हैं तो गाय धोने के लिए बाकी होता है तो हम धोते हैं, उसको खाना भी देते हैं, चारा भी देते हैं, भैंस धोते हैं, सब दूध इकट्ठा करके गाड़ी में भी डलवाते हैं, सब कर लेते हैं। सो सारा हो जाएगा, फिर हमें चले जाते हैं वापस। मधुबेन केवल 5वीं पास है, लेकिन महीने में 6 लाख की आमदनी इन्हें हो जाती है।
जब आपने अपने इस व्यवसाय की शुरुआत की थी और उसके बाद 40 तक आपके पास गायें यहाँ पर हो गई हैं, तब आपकी आमदनी कितनी थी और अब आपकी आमदनी कितनी है? थी तब तो 15 दिन का 15,000 ही होता था, महीने का 30,000 होता था। फिर उसमें डाला 4 और 60,000 थे। अब तो 6 लाख का महीने का हो गया है पेमेंट का। जब 6 लाख रुपए की आमदनी पर आप पहुंची हैं, तो इसमें कितना बड़ा सहयोग यहाँ का जो सहकारिता मिशन है, जो यहाँ का संघ है, उसका योगदान कितना रहा है? किस तरह से उसने आपकी सहायता की है इतने लंबे समय तक और इतने बड़े व्यापार तक आपको पहुँचाने? उसने एक तो वो मिल्किंग मशीन दिया, वो सब्सिडी से हमें डेयरी ने दिया है। वो चाप कटर दिया, वो भी डेयरी से हमें मिला है सब्सिडी के पर। और बैंक से लोन भी सरकार भी देते हैं हमें बढ़ाने के लिए। अब तो सारा हो गया, बहुत हो गया है, बहुत अच्छा भी देते हैं सरकार से भी डेयरी से भी। हमें सब ये मशीन से व्यवस्था हुई है, એટલે काम भी आसान हो जाता है करने में, सब हो जाता है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। और पशु से हमें प्यार भी है, बहुत अच्छा लगता है काम करके। खुद काटती है खेत से, हम हरा चारा भी काट लेते हैं, वो मशीन में भी कटवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, सब भी अच्छा लगता है। करीब 6 बजे तक दूध दुहने का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद ये बड़े बड़े डिब्बों में इकट्ठा दूध जाता है कलेक्शन सेंटर। और अब मधुबेन एक बार फिर वापस जा रही हैं अपने घर, जहां इनके पति ये पूरा दूध कलेक्शन सेंटर पर लेकर जाएंगे। लेकिन बात करें मधुबेन की, तो आत्मनिर्भर हैं ये और आत्मविश्वास भी इनमें कूट कूट कर भरा है। इन्होंने अपनी 2 गाड़ी खुद से खरीदी हैं और अपने गांव में गाड़ी खुद चलाने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं। आप गाड़ी कब से चला रहे हैं? 15 साल से चला रहे हैं हम गाड़ी। तो गाड़ी शौक के लिए सीखी थी या काम के लिए सीखी थी? पहले तो काम के लिए ही सीखी थी, जो पापा के वहाँ थी, ट्रैक्टर चलाया था। भाई छोटा था तो काम के लिए ही सीखा था, पर अब तो शौक के लिए भी अच्छा लगता है चलाना। आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर भी चला लेती है। अच्छा, तो मतलब खेत वेत में आप खूब काम करती थी, ट्रैक्टर चलाती थी, और क्या क्या चलाया आपने? ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर से हल भी चलाया, ट्रैक्टर से ट्रॉली साथ में आती है वो भी चलाई, सब चलाती है। तो पापा के यहीं चलाती थी? यहाँ हाँ। भी चलाती हैं? पापा के वहाँ भी चलाती थी, यहाँ भी चलाती हूँ। कोई परेशानी नहीं आती नहीं, आपको गाड़ी कोई चलाने में? परेशानी नहीं आती है। तो यहाँ पे आपकी जैसी हो गया है, काम आसान हो गया है। आसान हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जैसी और औरतें वो भी चलाती हैं, आप ही चलाती हैं? नहीं, मैं भी चलाती हूँ कुछ, कभी 1-2 चलाती है। हमारे गांव में तो कोई नहीं चलाती, मैं ही चलाती हूँ, किसी को नहीं आती है। आप ये बताइए, आपको काम में कितनी सहूलियत हुई है? बहुत सहूलियत हुई है, जो चल के जाना पड़ता है वो गाड़ी से जाते हैं, आसान हो जाता है। वो आधा घंटा हो जाता है हम चल के आते फार्म पे, वो गाड़ी से आते हैं तो 5 मिनट में हम आ जाते हैं, वो आसानी हो गया ना। तो कौन कौन सी गाड़ी आप चला लेती हैं अभी? सभी गाड़ियाँ जो 4 व्हील से होती है सभी गाड़ियाँ हम चला लेती हैं। तो काम के लिए भी या घूमने जाती हैं तब भी अपनी गाड़ी से आप? घूमने जाते तब भी हमारी गाड़ी ले जाती है, काम में भी ले जाती है, सब जगह ले जाते हैं। गाड़ी चलानी आती है तो क्यों ऐसे जाएंगे। आपको लगता है कि औरतों को आनी चाहिए यहाँ पे? और हाँ। औरतों को भी हाँ, आनी चाहिए। से हमारी देवरानी सीख रही है अच्छा। मुझे देख के। हाँ। तो आप सिखाती हैं उनको? नहीं, वो सिखाने वाला अब तो है, वो मेरे साथ में बैठती है तो मैं भी सिखाती हूँ। अच्छा, आप सिखाती हैं? हाँ, सिखाती हूँ, बड़ी अच्छी साथ बात में है। आते हैं। जैसे आपको सुबह जल्दी आ जाती हैं, फिर रात को भी देर से आना होता है, तो उसके लिए आपको लगता है कि गाड़ी बहुत जरूरी है? जरूरी है। घर आने के बाद परिवार के साथ नाश्ता कर अब सफर शुरू होता है कलेक्शन सेंटर का, जहां आसपास के कई गांवों का दूध इकट्ठा किया जाता है। जब भी आप बनासकांठा में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के हर गांव में इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिल जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह 4 बजे से अपने घरों से बाहर निकलती हैं, अपने पशुओं की देखभाल करती हैं और पशुपालन और श्वेत क्रांति के इस व्यवसाय में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।
आप अभी खड़े हैं जो दूध मंडली में, तो ये आप पीछे देख रहे हैं पूरा कलेक्शन सेंटर है। तो जो दूध सभासद है वो दूध लेके आता है, तो उसका दूध हम पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसका फेस टेस्टिंग होता है, तो अगर वो फेस टेस्टिंग में उसका फैट आता है तो वो फिर हम कलेक्शन उनको ले लेते हैं, तो पूरा दूध फिल्टर होकर सीधा अंदर चला जाता है और वो पूरी सिस्टम ऑनलाइन है। तो जैसे ही वो दूध अंदर कलेक्शन होगा तो उसके मोबाइल में तुरंत ही मैसेज चला जाएगा कि आपका इतना दूध हुआ है और इतना पेमेंट हुआ है। और फिर ये 2 टाइम पे हमारी बनास डेयरी जो गाड़ी आती है तो उसमें ये चिलिंग होता है, तो 4 टेम्परेचर पर ये दूध आएगा, तो इसके बाद वो लोड करके बनास डेयरी ले जाएगा और पूरे 15 दिन में उसका पेमेंट होता है। तो पर मंथ में 2 बार उसका पेमेंट होता है और पूरा पेमेंट है वो पूरा बैंक में होता है, कोई कैश से नहीं होता है, एक भी पैसा उनका कहीं पे जाता नहीं, पूरा उनका ट्रांजेक्शन बैंक में होता है। कितने फैट पर कितना मूल्य निर्धारित होता है? और अगर वो गाय का दूध है तो 3 फैट से स्टार्ट होता है, और अगर वो बफेलो भैंस का दूध है तो 5.8 से स्टार्ट होता है। तो उसके हिसाब से पूरा हमने कैलकुलेट करके कोठा बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उसका फैट और एसएनएफ आता है, उनके ऊपर हम रेट देते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो भी मिलता है, वो क्या होता है? जो उनका दूध का कलेक्शन आता है तो हम यहाँ पे जो लेते हैं वो लीटर में लेते हैं, और हमें जो बनास देती थी वो किलो फैट में होती है। तो उनके बीच में जो वो एक मार्जिन होता है, वो मार्जिन में से हम जो यहाँ पे हमारी जो पूरा स्टाफ है, एम्प्लॉय, उनका खर्चा निकलता है, जो इलेक्ट्रिक बिल उनका खर्चा निकलता है, वो बात करने के बाद जो भी बेनिफिट बचता है वो बेनिफिट मंडली अपने पास नहीं रखती है, वो साल में एक बार फिर वो दूध उत्पादक को वापस कर देती है। वो भी लोग पशुपालन थे और जो गांव में रहते उनको ये कोविड में कोई दिक्कत नहीं आई, तो एक पशुपालन ऐसा धंधा था जो कोविड में चल रहा था और सबको कोई दिक्कत नहीं आई थी। कलेक्शन सेंटर से आते आते समय हो जाता है दोपहर के खाने की तैयारी का, जिसे घर के अन्य कामों के साथ ये बड़ी फुर्ती के साथ निपटा लेती हैं। सुबह के काम के साथ साथ ही मधुबन की दोपहर की तैयारी भी शुरू हो गई है। दोपहर को मधुबन क्या बनाने वाली है वो इनसे जान लेते हैं। आज आप क्या बना रही हैं? अब बाजरी का रोटा बना रही। अब जो बाजरा पीस रहा है वो यही है। हम पीस के ताज़ा लोट बनाएंगे, फिर उसके रोटे बनाएंगे। रोज ताजा किसके पास जाओ? नहीं, 2-4 दिन के पीस लेते हैं, फिर बना लेती है। खाना मिलकर बनाया जाता है और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाया भी जाता है। ये इनका रिवाज भी है, संस्कार भी है और परिवार को प्यार से जोड़े रहने की परंपरा भी। दोपहर हो चुकी है और अब हो चुका है लंच टाइम, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक बहुत ही व्यस्त, बहुत ही भागदौड़ भरा सफ़र रहा है। मधुबन जी का बेहद संघर्षपूर्ण इनकी ज़िंदगी है, बाहर की जिम्मेदारी, इसके साथ घर की जिम्मेदारी भी, और लेकिन लंच टाइम में ये थोड़ा सुकून महसूस कर रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि लंच के समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सब मिलकर बनाते हैं, मिलकर खाते हैं। और आज भी हम इन्हीं के साथ खाने वाले हैं, क्योंकि गुजराती खाना हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। हम बाहर होते हैं तो गुजराती खाना लेकर खाते हैं, और आज जब हम गुजराती रसोई में हैं तो वो ज़रूर खाएंगे। पूछ लेते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या है। आज आप क्या क्या बना रही हैं? चपाती बनाई है, बाजरे का रोटा बनाया है, मूंग की दाल बनाई है, भिंडी की सब्जी बनाई है और राइस बनाई है, और तुअर की दाल राइस में खाने के लिए बनाई है, दही है, सास है। बाजरे की रोटी आप हमेशा बनाते हैं? हाँ, हमेशा बनाते हैं। जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है, जो हमेशा यहाँ पर बनता है और जिसके लिए गुजरात जाना जाता है, वो क्या क्या होता है? वो तो बाजरा है, गेहूँ है, मकाई है, और सब्जी तो कोई भी होती है, सब होती है। तो ये आप सब लोग मिलकर बनाते हैं? हाँ, हम सब मिलके बनाते भी है और खाते भी मिलते हैं। हमने देखा है आजकल जब परिवार इतना व्यस्त होता है तो कई बार सारे लोग इकट्ठा नहीं खाने की टेबल पर हो पाते हैं, या सब लोग मिलकर नहीं खा पाते हैं। आपको लगता है कि परिवार का एक साथ होकर खाना बहुत ज़रूरी है? हाँ, परिवार को एक साथ खाकर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उसका प्यार भी बढ़ता रहे और साथ में खाना भी अच्छा लगता है। खाते भी है सब एक साथ मिलकर, बनाते भी है, खाते भी है। बनाते भी है, खाते भी, और एक साथ खाने से खाने का स्वाद भी कहते हैं कि दोगुना होता है। हाँ, होता है ना, अच्छा होता है। तो बच्चे भी सीखते हैं परिवार की भावना क्या होती है। बच्चे भी स्कूल से आपके आ गए होंगे इस टाइम? आ गए, एक आ गए और एक बाकी है, और बच्चे भी हमारे संस्कार वो सीखते ही है। अच्छे संस्कार दे तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं है, खाना सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के साथ अगर खाना है तो एक खाने में प्यार का संस्कार भी भरा जाता है।
और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है जब हम परिवार के मूल्यों की बात करते हैं, जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। दोपहर के खाने के बाद ये कुछ आराम करती हैं, लेकिन आज आराम का समय नहीं, क्योंकि डेयरी मंडली की मीटिंग जो है। दरअसल पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद कर रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ पर जो महिलाएं पशुपालन के काम में जुटी हैं के गाइडेंस के लिए समय समय पर जो मंडली है इनकी उसकी बैठक भी होती है और यहाँ पर CTS की जो निर्देशिकाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस तरह से जो उनका दूध का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, जो उसकी क्वालिटी है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, पशुओं से संबंधित कोई समस्या आती है तो उनके प्रश्न होते हैं, उसका भी समाधान किया जाता है। तो तमाम दिशा निर्देश इन्हें यहाँ पर दिए जाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो आई हैं, जो यहाँ पर किसान भी हैं, यहाँ पर पशुपालन का काम भी करती हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कितना फ़ायदा उनको इस तरह की मीटिंग से होता है। आप मुझे बताइए कि कितना फ़ायदा आपको होता है? इस मीटिंग से हमें ये जानने को मिलता है कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। कोई भी गाय या ज़्यादा कराइए तो इससे भी डोज उनका औलाद का डोज मिलाइए तो उससे भी दूध उत्पादन के लिए अच्छा मिलता है। ऐसा सब मिनरल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, गाभिन डोरी को क्या खिलाना चाहिए, सब उसी से हमें फ़ायदा मिलता है। गाय की अच्छी औलाद की गाय बढ़ानी चाहिए और डेयरी हमको सहाय देती है और घास चारा के लिए। हम अगले साल हमें 34 लाख का दूध बढ़ाया था, इसमें से हमें मुनाफा 10 लाख का मिला हमारी डेयरी से और मोटी डेयरी से। आप बताइए कि यहाँ पर जब आप आती हैं तो आप क्या क्या इनको बताती हैं? हम जब मीटिंग में आते हैं तो उनको पशुपालन कैसे किया जा सकता है और कैसे वो करे तो उत्पादन और ज़्यादा ले सकते हैं, वो हम पूरा उनको समझ लाते हैं। और अभी वो क्या करे और वो काम करेंगे तो और ज़्यादा वो पैसा कमा सकती है। हमारा काम वही है, हम आते और बहनों को वही सिखाते हैं। वो क्वेश्चन में तो खास करके वही होता है फैट SNF का, वो सभी बहनों का होता है। अभी भी उनका वही प्रश्न होता है, वो फैट और SNF हमारा जो मिल्क होता है उसमें कम होता है, तो उनको मेन प्रश्न वही होता है। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बारे में आपने क्या बताया? वो फैट के लिए वो जो कारण होते हैं वो हमको समझाते हो। अभी बहन ने बोला कि वो मिनरल मिक्सचर, तो उसके बारे में उनको बताते हैं। और एक हमारी डेयरी बनाती है बाईपास सुपर फैट, तो उसके बारे में समझाते हो, उनको खिलाना चाहिए, कब खिलाना, वो सारा समझ उनको लाते हो और वो करती है तो फिर उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट बार हम जब आती है तो खुश हो जाती है कि वो बहन आपके कह के गई थी, हमने बोला तो हमने किया तो हमको ये फ़ायदा हुआ। हमने टूंक समय में एक प्रोजेक्ट शुरू किया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, कि हम अच्छी औलाद की गाय पैदा कर सके, अच्छा बच्चा पैदा वो बड़ा हो तो अच्छा दूध आपे, 40-30 लीटर प्रतिदिन दूध दे। ऐसा कोई नए प्रोजेक्ट आते तो हम मीटिंग में जाके उनको समझाते, कोई प्रोजेक्टर द्वारा वीडियो दिखाते, क्योंकि उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने करते दिखाने पर फिर उस पर समझाते हैं। और बनास डेयरी जो सहाय देती है वो उनको देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो हम दूध से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और किसानों की आय को 2 गुना करने में दूध का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके आधार पे हमारी महिलाओं का जीवन सुधर रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन, फीड और चारा विकास पर उप मिशन की शुरुआत की गई है। मीटिंग के बाद अब समय है फिर से घर वापसी का, और अब बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके हैं। उनके साथ होमवर्क कराने से लेकर ट्यूशन तक की तैयारी करती हुई मधुबेन स्वयं भी उनके साथ पढ़ाई करती हैं। किन्हीं वजहों से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते वो काफी कुछ जानने लगी हैं, समझने लगी हैं। तो हम कम पढ़े थे, इसलिए उसमें साथ साथ हम भी पढ़ लेते। हम सीख भी गए, इंग्लिश भी सीख गए, हिंदी भी सीख गए। हम तो कम पढ़े थे इसलिए आता तो नहीं था। बच्चे के साथ साथ ये मोबाइल आया तब से तो हम बहुत ज़्यादा सीख लिए। मधुबेन की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती है।
और जब त्योहार हो तो व्यस्तता और बढ़ जाती है। आज रामनवमी है, घर में मेहमान भी आए हैं और जब त्योहार हो तो गरबा तो होगा ही। इनके दिन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। शाम को एक बार फिर समय होता है अपने फार्म जाने का, जिसमें सुबह का रूटीन दोहराया जाता है। गुजरात में इस वक्त प्रचंड गर्मी है। इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं 45 डिग्री इस वक्त का यहाँ पर टेम्परेचर है, तापमान है। और मधुबेन जो सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हैं, पहले इन्होंने अपने जाकर पशुधन की सेवा की, वहाँ पर जो गाय हैं भैंस हैं उनकी देखरेख की और अब उन पशुओं के लिए चारा भी ये यहाँ पर खुद ही काटती हैं। हालांकि बहुत से हेल्पर्स इनके साथ मौजूद हैं। घर का काम किया है इन्होंने, एक बार फिर से ये फार्म पर हैं और इनका कहना है कि जब इनको खाली समय मिलता है तो पशुओं के लिए ये चारा काटने का काम भी खुद ही करती हैं। देखने में जितना ये आसान लगता है उतना आसान है नहीं, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मधुबेन इसे बड़ी सरलता से और बड़ी तेज़ी के साथ कर पा रही हैं। इतने लंबे समय से पशु हैं, हमने देखा है कि आप यहाँ पर आती हैं, सफाई करती हैं, पशुओं को नहलाती हैं, अपने हाथ से चारा काटकर उन्हें खिलाती हैं। चारा भी, हरा चारा आप खुद काटती हैं? हाँ खुद काटती है, खेत से हम हरा चारा भी काट लेते हैं, वो मशीन में भी कटवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, सब भी अच्छा लगता है। मधुबेन अपने परिवार वालों का भी पूरा ख्याल रखती हैं। हमारे साथ आजी भाई हैं जो उनके ससुर हैं और सरपंच भी हैं यहाँ के। मधुबेन ये भी दिखाती हैं कि अगर आप बाहर का भी काम करते हो तो घर की जिम्मेदारी भी आप बहुत अच्छे से संभालते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से बाहर की जवाबदारी, घर की जवाबदारी अच्छे से संभालती है। आपकी सेवा करती है? आपकी अच्छी सेवा करती है। बहुत सेवा करती है, वो तो काम अच्छा करती है। आपकी सेवा तो बहुत दिकरी करते है, अधिक सेवा करती है। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत सरस सेवा करती है। पशुपालन का सेवा करती है, हमारी सेवा करती है, बालकों की सेवा करती है, अच्छा काम करती है। एक तरह से ये देश की सेवा भी है। देश की सेवा पर अच्छा बनेला है, वो देश की सेवा पर करेगी। देश की सेवा में काम करती है ना, वो अच्छा काम करती है। हम पर देश की सेवा के जितना बने इतना कोशिश करता है। वो पुराने, मेरे 75 वर्ष आया है, पर मैं तो पुराना थी काम करते वो सेवा को मजबूत करना, देश शुरू करना। हमारे माता पिता, हमारे बेटियों से यही काम चलता आता है। हम सबको मिला के काम करते हैं, देश की सेवा भी करते हैं। आप किस तरह से राष्ट्र We are tremendously honored and grateful today to have the Honorable Prime Minister of India grace us yet again at the 3rd Republic Summit, despite his